ओलिविया ओलिविया जी यस किया है। थैंक यू। ये मेरा छोटा सा परिचय है, थोड़ा परिवार का, जिसमें गरिमा श्रीवास्तव, डायरेक्टर टेक्निकल एंड ट्रेनिंग अप्रोच ऑटिज्म सोसाइटी की, जो आरसीए सर्टिफाइड है, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेटेड इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। वो मदर ऑफ वत्सल है, जो कि सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन होता है, जो अब अडल्ट हो चुका है, 24 ईयर्स का है। 1 जनवरी को इसका 25 साल का हो जाएगा। 17 years of working with children with adult एंड चिल्ड्रन विद ऑटिज्म का एक्सपीरियंस है। अब हम लोग और भी अदर न्यूरो डाइवर्जेंस को इंक्लूड करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम खुद मेच्योर हो रहे हैं। मीट बाई Vatsal, who is my son, now 24 years, now grown to an and always happy, enjoys going to center, do some learning. अपने पियर्स के साथ हमारे रेजिडेंशियल सेटअप में रहता है। हमारा एक छोटा सा रेजिडेंशियल सेटअप भी है। ये मेरा दूसरा परिचय है, जिसमें हमने 1000 प्लस, अब तो ये 6 महीने पुराना डाटा है, अब तो और भी लोग हो गए हैं, 1000 प्लस पर्सन विद स्पेशल नीड्स को हेल्प किया है, उनकी फैमिलीज को हेल्प किया है। मैं और मेरी वाइफ ने मिल करके, और अप्रोच ऑटिज्म के और भी मेंबर अब इसमें शामिल होते जा रहे हैं। सेक्रेटरी ऑफ अप्रोच ऑटिज्म सोसाइटी इन 2011। जोनल सेक्रेटरी जो एक रिसेंट हुआ है 2022 में, जोनल सेक्रेटरी ऑफ परिवार, जो नेशनल कंसोर्टियम ऑफ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संस्थाओं की संस्था है, जिसका मैं जोनल सेक्रेटरी हूँ एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए। और रिसेंटली एक कंपनी बनाई है रागिमा फैसिलिटेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेवलप कर रही है फॉर वोकेशनल यूनिट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स थ्रू ऑनलाइन। Why I left my successful corporate career? Provide valued life to my son, explore best possibility within, और तीसरा सबसे बड़ा कारण था व्हाट आफ्टर अस। जो लोग अभी ज्वाइन किए उनके लिए एक बार दोबारा बता देता हूँ। 1 लाख पर्सन with disabilities to get employment and lead dignified life in next 5 years, that means 30th April 2029। ये मेरा मिशन है। जो लोग मिशन में शामिल होते हैं वो हमसे लगातार टच में रह सकते हैं। ये इनिशिएटिव 1, इनिशिएटिव 2, इनिशिएटिव 3, इसके लिए हमने किया क्या है? एम्प्लॉयमेंट इन लाइफ स्किल ट्रेनिंग सेंटर 2011 से हमारा चल रहा है, लेकिन पहले दूसरे फॉर्म में चलता था, वोकेशनल या प्री वोकेशनल में। अब जो है एम्प्लॉयमेंट के बेस पे चलता है। इंडिपेंडेंट लिविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम जो 2022 से चालू हुआ है, जिसको पॉपुलरली नोन एज रेजिडेंशियल सेटअप, जो कि हमारा 2022 से चालू है। अभी 3 स्टूडेंट रहते हैं, 3 पर्सन विद न्यूरो डाइवर्जेंस रहते हैं, जिसमें एक मेरा बेटा भी है, और अभी एक की कैपेसिटी है, सिर्फ 4, बहुत छोटा चल रहा है। उसके अलावा ऑटिज्म एजुकेशन आउटरीच प्रोग्राम है, जिसके तहत डिजिटल एम्प्लॉयमेंट देते हैं। आज 17 स्टूडेंट ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, 6 और रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें वो जहां बैठे हैं उस जगह पे हम उनको सिखाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स ऑब्वियसली, या शैडो टीचर, और उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं। अभी तक हमने 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे चुके हैं आउट ऑफ 17। अभी उनका बैच खत्म भी नहीं हुआ तो भी दे चुके हैं। ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम पेरेंट्स के लिए चलाते रहते हैं, जिससे पेरेंट्स ट्रेनिंग लेते हैं। ये एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वी हैव मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप। We started giving honorarium to our students at our location, so that they feel proud of working with us, and same way we can see the smile in the faces of their parents. Thank you for your every effort which you have done to make this possible, to make smiles on the faces of parents and the students. Thank you. इसको हम जल्दी जल्दी हेलो। गो थ्रू करते हैं, क्योंकि अब हमारा टाइम हो गया है अर्पिता जी को इनवाइट करने के लिए। अब अर्पिता जी को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। उससे पहले एक छोटा सा वीडियो जरूर देखिए। थोड़ा सा पता है मैंने सिलेक्शन गलत कर लिया है, होल्ड करिएगा सर।
ऐसे क्रम और इस क्रम में जिन लोगों ने सही उत्तर दिए उनके नाम सबसे तेज जंप अर्पिता यादव। बहुत बहुत देखो Big hand for Arpita Yadav. You won your. But you won. No. I just want to feel that I am here. Thank you. और संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं जयपुर राजस्थान से एक स्पेशल ट्रेनर जिनका नाम है अर्पिता यादव। हम आपसे ये जानना चाहेंगे अर्पिता जी कि स्पेशल एजुकेटर की उपाधि है, ये क्या है, हमको समझाइए। सर एजुकेटर मींस जो एजुकेशन देता है। बिल्कुल सही कहा। स्पेशल मींस जो स्पेशल बच्चों को एजुकेशन देता है। तो मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो जिनको अब हम दिव्यांग बच्चों के नाम से जानते हैं, उस क्षेत्र में मेरा कार्य है। तो मैं दिव्यांग बच्चों की अध्यापिका आप मुझे कह सकते हैं। हमने आपके ऊपर एक वीडियो क्लिप बनाया, पहले उसे देख लेते हैं, फिर इस विषय के ऊपर और हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे नजरों में। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप ऑफ अर्पिता यादव जी? शाबाश। अल्फाबेट्स तो सिंबल्स हो गए, ये क्या है? सिंबल्स हैं। साउंड्स मैंने क्या बताई थी? कौन बताएगा? जल्दी से मुझे बताओ। हाँ। नहीं, मेरा नाम अर्पिता यादव है। लर्निंग एस्पिरेशन पर 2015 से एज ए एकेडमिक डायरेक्टर काम कर रही हूँ। मेरा सपना था स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता के लिए काम करना, और इसको सब लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ जाते हैं जब मैं कहती हूँ कि तारे जमीन का ईशान। लर्निंग एस्पिरेशन में जो बच्चे आते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक चैलेंज होता है, यानी उसको सीखने का तरीका उनका अलग है। बहुत सारे लोग उसको डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं कॉमनली। हमारा एम ये रहता है जब बच्चा हमारे पास आए और जब हमारे पास से जाए वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। मैं वर्ड बोलूंगी, तुम लोग साउंड पकड़ो, ठीक है? साउंड आ, दिव्यम, हिंदी नहीं, इंग्लिश, आम नहीं। हजारों बच्चों के साथ कार्य किया, हर बच्चे ने कुछ सिखाया, और मेरा सबसे बड़ा गुरु है मेरा खुद का बेटा निर्भय। आजा 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 आ। निर्भय को जब कंसीव किया था तब से लेकर 9 मंथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रहे। निर्भय आ जाओ। फिर 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स को जब बिल्कुल बच्चे की ग्रोथ नहीं दिख रही थी, आगे बच्चा बढ़ ही नहीं रहा था, उन्होंने बोला कि बच्चा ग्रोथ रिटार्डेड है, नॉर्मल नहीं है, ड्वार्फ बेबी है। निर्भय को जिस दिन मैंने देखा था तो वो बिल्कुल इतना छोटा सा बंदर के बच्चे जैसा था। चलो चलो चलो, अच्छा हाँ चल रहे। मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि हमने इंडिया में ऐसा केस नहीं देखा, पर कहा कि इसका कोई क्योर नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 20 साल जिएगा। मैं इस बात को स्वीकार ही कर पा रही थी कि 2018 में निर्भय की इन्फेंटाइल डेफिनेशन की जो रिपोर्ट आई है, फाइटेनिक एसिड बिल्कुल खत्म हो गया, नॉर्मल हो गया है, और निर्भय उस डेथ थ्रेट से बाहर आ गया है। ये वाला तो बंद करो ना, तब सुनाएगी ना मम्मा। मुझे मिस्टर बच्चन से ये कहना था कि जैसे उन्होंने पल्स पोलियो के बारे में बात करी, तो पोलियो हमारे देश खत्म हो गया, तो अगर वो डिसेबिलिटी के बारे में बताएंगे तो लोगों में जागरूकता ज्यादा आएगी। सबसे पहले तो आपकी धैर्य, आपकी शक्ति, आपकी मानसिक शक्ति को हम प्रणाम करते हैं, और किस तरह आपने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया, उनके साथ युद्ध की तरह आपने एक लड़ाई लड़ी और विजयी हो गई हैं। बहुत बहुत बधाई आपको कि आपके सुपुत्र जो हैं निकल रहे थे या जाने वाले,
उससे वो बाहर आ गए हैं। और इसमें जो आपका योगदान रहा है, किस तरह एक माँ ने अपने बच्चे की देख रेख की है, कभी हार नहीं मानी आपने, ये अद्भुत बात है। इसलिए हम आपकी प्रशंसा क्या करें, केवल हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कहा कि आपके पुत्र जो हैं वो आपके गुरु हैं। यस इसके बारे में थोड़ा सर, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ। निर्भय इज माय सेकंड चाइल्ड। जी। मेरी पहले एक डॉटर थी और वो भी एक डिसेबिलिटी लेकर पैदा हुई थी। उसको ट्राइगोनोसेफेली कहते हैं, जिसमें फोरहेड सूचर फ्यूज था। 3 मंथ 7 दिन की थी जब वो शी अंडरवेंट अ सर्जरी, और उस सर्जरी के बाद 24 घंटे वो सरवाइव नहीं कर पाई। उसके बाद निर्भय के जो बायोलॉजिकल फादर है, आई एम अ सिंगल पेरेंट। निर्भय के जो बायोलॉजिकल फादर हैं और मैंने समहाउ मैनेज किया कि वो जेनेटिक टेस्टिंग के लिए जाएं, और उसमें पता चला कि ही इज अ कैरियर फॉर दिस डिसेबिलिटी। उनकी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज निकल के आई। फर्दर टेस्टिंग से ही रिफ्यूज्ड, और डॉक्टर्स से जब कंसल्ट किया उन्होंने कहा 50-50 चांसेस हैं। वो 50 चांसेस के चक्कर में जब आई कंसीव निर्भय इन 2000, हाउ अंदर बैठा हुआ था अंदर फ्रॉम डे 1, और मैं निर्भय को एक्चुअली एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई उस समय। फ्रॉम डे 1 मुझे एक डर था कि एक को खो चुकी हूं और कुछ ऐसा नहीं चाहती, और वही डर साबित हो गया 8th मंथ में। 8th मंथ में डॉक्टर्स ने जब टेस्ट किया तो पता चला बेबी ग्रोथ रिटार्डेड है। जो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ होती है वो उसकी 6 मंथ के बाद हुई नहीं है, तो उन्होंने कहा ड्वार्फ बेबी है। तो जब डिलीवरी टाइम हुआ और निर्भय को देखा तो मुझे लगा कि ये क्या है, ये मैंने नहीं मांगा था। एंड आई हैड अ फाइट विद द गॉड। 1.5 साल लगे निर्भय को स्वीकारने में, दिल से। मुझे ये एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं आती कि मैंने 1.5 साल लगा दिए उस बच्चे को एक्सेप्ट करने में, दिल से। सब कुछ डॉक्टर के जा रही थी, सब कुछ कर रही थी, बट एक क्षमता नहीं आ रही थी। गुस्सा था, नाराजगी थी, ऊपर वाले से, खुद से, समाज से, सबसे लड़ाई, सबसे गुस्सा था। क्यों मेरे साथ ही, क्यों? आज मैं ये कहती हूं, थैंक यू, इट्स मी, बिकॉज ऑफ हिम आई एम हियर। ऑलराइट अर्पिता जी, जिस वजह से आज आप यहाँ बैठी हैं उस वजह को आगे आ जाए। आप यहाँ आई हैं हमारे इस खेल में भाग लेने के लिए। तो सबसे पहले आपके सामने मैं नियम पढ़ दूं। आपको तो पता है यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाएगा। So emotional. I invite Arpita madam. Thank you, Anurag. Good morning, everyone. Actually, मैं खुद ही इमोशनल हो गई आज, और उसके पीछे की वजह अनुराग ही आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों। पर चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। किसी ने नंबर मांगा था, नंबर हम शेयर कर देंगे। आई एम नॉट ग्रेट, आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग डूइंग माय ड्यूटीज जो गॉड ने मुझे दी है। दैट्स इट। सो इट्स नथिंग ग्रेट अबाउट इट। आई एम सॉरी, आई एम लिटिल अनवेल टुडे। तो मेरे थोड़ा दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो थोड़ी सर्जरी हुई है। अगर स्पीच क्लैरिटी में कुछ इशू हो तो प्लीज हैंड रेज करके बता दें। कहीं कोई सवाल पूछना हो उसके लिए भी आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं भी कुछ सवाल पूछ सकती हूँ बीच में। और मैं मेरा जो टॉपिक आज अनुराग ने मुझसे जब डिस्कस किया तो ये था कि इंडिपेंडेंट लिविंग और लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग को हम टू आंसर व्हाट आफ्टर अस, हम कैसे आगे बढ़े और
क्या करना चाहिए और क्यों ये इम्पोर्टेंट है। तो बिफोर स्टार्टिंग द प्रेजेंटेशन मैं जस्ट एक आधा मिनट लूंगी कि ये सब मेरे दिमाग में क्यों आया, क्यों मैं इस राह पे बढ़ी। एज आई सेड, निर्भय इज माई गुरु एंड गुरु बोथ। वो क्योंकि वो 20 तरीके की कंडीशंस लेकर पैदा हुआ था। ही वॉज द ओनली केस इन द कंट्री एट दैट टाइम, और टिल नाउ ही वॉज द ओनली केस इन द कंट्री। और उसने मुझे इतना पढ़ने पे मजबूर किया क्योंकि बहुत सारी चीजें थी जो डॉक्टर्स के पास आंसर नहीं थे और इंडिया में बहुत सारे जवाब नहीं थे। तो इसका एक ही तरीका था कि मैं खुद अपने आप को पढ़ाऊं और ये सब करूं जिससे मुझे पता चले कि एग्जैक्टली मुझे उसके साथ करना क्या है। और इस वजह से मैं उसको अपना गुरु मानती हूँ, गुरूर मानती हूँ, क्योंकि उसने मुझे बहुत सिखाया। आज बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिनके लिए बहुत सारे लोगों के पास आंसर नहीं है, वहां मैं बहुत जल्दी उस बात को समझ पाती हूँ। और ये सारा क्रेडिट उस मेरे जो आज 24 साल का होता, अगर वो होता, तो उस बेटे को जाता है। आई हैव लॉस्ट हिम 3 months बैक ओनली। 20 साल का अवधि हमने पार कर लिया था, पर जितनी लड़ाई उसने लड़ी उतनी लड़ाई आसान नहीं थी, तो वो he decided to go. But even though I believe that independent living is utmost important, even I knew it कि he will go, he will leave the earth very soon. I don't need to worry about what after me. मेरे को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि मेरे बाद क्या होगा, क्योंकि मुझे मालूम था वो मेरे सामने जाएगा। बट स्टिल एक डिग्निफाइड लाइफ, इंडिपेंडेंट लाइफ इज मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। मेरे बच्चे को समाज में कैसे पेश करना है, मेरे बच्चे को समाज कैसे देखे, मेरे बच्चे की इमेज होनी क्या चाहिए। क्या वो बेचारगी वाली होनी चाहिए, क्या वो आश्रित वाली होनी चाहिए, या एक ऐसी इमेज होनी चाहिए जिससे लोग इंस्पायर हों। ये बात जिस दिन मैंने उसे होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर लिया था, उस दिन से मेरे दिमाग में चल रही थी कि 18 साल के बाद ये लड़का कैसा दिखना चाहिए दुनिया की नजरों में, इसकी इमेज क्या होनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाई इंडिपेंडेंट लिविंग और life skill training is at most important than any other academics, any other thing. This is the most important thing which one should have. So let's start the presentation. Anurag, have you Yeah. given me the rights to share? Yes, you can. तो मेरा परिचय सिर्फ ये है कि मैं एक मदर हूँ, प्लस मैं एक ट्रेनर हूँ। मैं शौर्य फाउंडेशन ट्रस्ट पलवल में एज ए डायरेक्टर वर्क कर रही हूँ। और मैं लेकिन शुरू करना चाहती हूँ कुछ बैकग्राउंड से कि जो शौर्य फाउंडेशन का पाथ है, या जो मैंने पाथ चुना है, वो क्यों चुना है। एक विश्वास है, एक फिलॉसफी है जिसको हम सोशल रोल वैलोराइजेशन के नाम से जानते हैं। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि ईच एंड एवरी लाइफ इज अ वैल्यूड लाइफ। हर जिंदगी का एक अर्थ है, हर जिंदगी की एक वैल्यू है। सो उसी बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाते हुए मैं अपने काम की तरफ ले चलूंगी। तो बेसिकली समाज में हम सबकी एक भूमिका होती है, और हम उस भूमिका की वजह से समाज में जाने जाते हैं। वो भूमिका ही हमें हमारी एक स्थान, महत्वपूर्ण स्थान समाज में देती है। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स इफ यू आर कंफर्टेबल विद हिंदी, इंग्लिश और बोथ। Kindly confirm me that so that I can take it further in that language only. Anurag, please confirm that. Which language? Anurag, can you hear me? इंग्लिश प्रेडोमिनेंट रहेगी, हिंदी बीच में रहेगा। Okay, ठीक है। So basically social role valorization या socially valued role जो होते हैं, valued roles are the key for creating any image of the person. It can be a positive image or it can be a negative image. In our culture,
we played definitely, or in our society, we played various roles at home, at work, with friends, with family, with our colleagues, with our subordinates. And those roles gives us the value as an human being, as a person to us. And that value is a dignified value. और ये जो valued role हैं, these can be in various spheres of life like home, school, work, relationships, leisure, spiritual. We play various roles alongside these spaces, alongside these areas of work. We play a different role, like I am a homemaker at home. At a school, I may be a student, or a teacher. At work, I may be a boss or a colleague. At relationship, I'm a friend, spouse, daughter, son. At leisure, I can be a music player or music listener. At a spiritual, I can be a temple goer. So these are the roles we play, and we associate with people because of these roles only. We have friendship based on these roles. We have relationship based on these roles. And these are the roles which gives us the value, which create our image in the eye of the society, in the eye of the family. Not only that, it also creates an image for self. हमारी अपनी image भी इसी वजह से बनती है हमारी आंखों में. अनुराग ने एक वीडियो दिखाया था दशरथ माझी का. इट्स सो ट्रूली सेड. वो इन लाइंस को पूरी तरह सार्थक करता है. Where there is a passion, there is a hope. Dashrath Majhi had the passion to create the path, cutting that pahad all alone, just because he lost his wife, whom he loved the most. That he played such a crucial role, and he created the image for himself and for the society. Why these social roles are important? Keep this in mind. Because we all want good things in our life. Good things क्या होती हैं, we will discuss further. और ये good things हमें मिलती हैं, why? How we get it? When we have those socially valued roles with us. How we get into those socially valued roles? When we have enough accurate competency. So we have to work on competency enhancement to get into that role. Also, that competency enhancement help us in our image enhancement. From can't do to can do. This is a journey from can't do to can do for our people with disabilities and for everyone. I remember I used to had a fear of using this idiot box, I called it now, laptop or any system. I had such a big fear, but now I am master of it. So I enhanced my competency. It helps in enhancement of my image, and it has given me a valued social role, which lead to the good things in life. हिंदी में ही बोलते रहिए. हाँ, अच्छा, sorry. Okay. So basically, good things in life, कुछ भी चीजें जिनको सोसाइटी सबसे ज्यादा वैल्यू देती है, वो होती हैं. हम आगे चर्चा करेंगे इस पे कि वो गुड थिंग्स क्या होती हैं, और वो हमें मिलती हैं जब हमारे पास वैसे भूमिकाएं होती हैं जिनको सोसाइटी एक रिस्पेक्ट की निगाह से, इज्जत की निगाह से देखती है. और उसको पाने के लिए बेसिकली हमारी अपनी योग्यताओं में हमें एनहांसमेंट करना होता है, उन्हें बढ़ाना होता है, स्किल्स को बढ़ाना होता है. साथ ही साथ हमें और उन स्किल्स को बढ़ाने से हमारी छवि, हमारी इमेज खुद की निगाह में और दूसरों की निगाहों में बढ़ती है. That's how we reach to this level. अब वो गुड थिंग्स क्या होती हैं? पैसा, आपकी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, जितना भी आपके पास अच्छी चीजें होती है, बड़ी गाड़ी, अच्छा फोन, अच्छा सिस्टम, अच्छे कपड़े, ऑल दोस थिंग्स. हेल्थ, आपकी खुद की हेल्थ, ब्यूटी ऑफ बॉडी. आप कितने इंडिपेंडेंट हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, आपके अचीवमेंट्स क्या, आपको कितने अवार्ड मिले, आपको क्या हुआ है, आपने क्या किया है, आपका कहाँ काम किया है, आप किन संस्थाओं से, किन लोगों से जुड़े हैं.
आपका खुद का इंडिविजुअल, आपके पास चॉइस मेकिंग की क्षमता, आप कितनी चॉइसेस ले पाते हैं, अपने जीवन के क्या क्या डिसीजन खुद ले पाते हैं, आप कैसे अपने जीवन को आगे लीड करते हैं, ये सब कुछ गुड थिंग्स इन लाइफ है। मैं कुछ इमेज दिखा देती हूँ, उससे और क्लैरिटी हो जाएगी। ये देखिए, सारी चीजें गुड थिंग्स इन लाइफ में आती हैं। लोग सब इनको इनके लिए एस्पायर करते हैं, इनको अचीव करना चाहते हैं। ये सब गुड थिंग्स इन लाइफ है, ये सब लोग अचीव करना चाहते हैं, सब लोग एस्पायर करते हैं। ये सब इंटेलिजेंस, स्कॉलरशिप, डिग्रीज, ये वो, घूमना फिरना, सब कुछ, अचीवमेंट, सक्सेस, अवार्ड्स, चॉइस मेकिंग, मैं यहाँ जाऊं वहां जाऊं, मैं ये करूं मैं वो करूं, राइट्स, ये सब कुछ गुड थिंग्स इन लाइफ है। पर क्या ये हमारे पीडब्ल्यूआईडीज के पास है, जो पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हैं? क्या ये चॉइसेस, ये गुड थिंग्स इन लाइफ उनको अचीव करने के लिए उनके पास वो कॉम्पिटेंसीज हैं? क्या उनकी इमेज एनहेंसमेंट हमने कर लिया है? क्या उनको वो वैल्यूड सोशल रोल मिल गए हैं? जवाब है नहीं। और इसमें सबसे बड़ी बाधा पता है कौन है? हम खुद पेरेंट्स, क्योंकि हम ही उन्हें बेचारा समझते हैं। हम अपने एडल्ट पीडब्ल्यूआईडीज को बच्चा समझते हैं। हम उनको बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस ही वही होती हैं, और फिर आउटकम भी वैसा ही मिलता है। हम उनके ऊपर बहुत सारे टैग लगा के रखते हैं। सबसे पहला पहला नेगेटिव्स हमारी तरफ से ही होते हैं। आई एम कॉलिंग इट नेगेटिव। तो बेसिकली होता क्या है, क्योंकि क्योंकि क्यों वह वो व्यक्ति अलग दिखता है, वह व्यक्ति अलग तरीके से सीखता है, वह व्यक्ति अलग तरीके से दुनिया में परसीव किया जाता है, because he is a different person. He has, or not in one dimension, he may have variety of dimension where he looks different, he works differently, he perceived differently by the society. और जनरली ये डिफरेंस जो है नेगेटिवली देखा जाता है, पॉजिटिवली नहीं देखा जाता। नहीं कर सकता वाले डायमेंशन में ज्यादा देखा जाता है ये डिफरेंस, कर सकता वाले डायमेंशन में कम देखा जाता है। तो उस व्यक्ति, उस ग्रुप को, अरे ऑटिज्म में तो यही होता है, ऑटिस्टिक तो ऐसे ही करते हैं, अरे ये एमआर है, ये तो डाउन्स हैं, ये डाउन्स सारे ऐसे ही होते हैं, सारे ऐसे ही होते हैं। हमने किसी एक को देख लिया और हमने वो डेफिनेशन सबके लिए क्रिएट कर दी। दे कैन नॉट डू, दे कैन नॉट डू, दे कैन नॉट, दैट्स हाउ वी डिफाइन देम और डीवैल्यूड देम। यानी हमने उनकी वैल्यू जो एक ह्यूमन बीइंग की तरह थी उसको डी वैल्यू कर दिया, उन्हें लोअर ग्रेड में ला दिया। और उसका प्राइस क्या देना पड़ता है उनको? वो रिजेक्टेड होते हैं। उनके लिए हमेशा हम उतना ही रोल सोचते हैं, हम उनके लिए बड़ा रोल सोच ही नहीं पाते। हम ये सोच ही नहीं पाते दे कैन बी द प्रोवाइडर। हम उन्हें हमेशा रिसीवर के एंड पे सोचते हैं। वी ऑलवेज थिंक ऑफ देम एज अ रिसीवर, एंड दे कैन ओनली डू दिस मच, वी कांट थिंक ऑफ दिस मच, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। हम उनसे डिस्टेंस कर लेते हैं। हम उनके लिए जो इमेज यूज करते हैं, उनकी संस्थाएं, हम इवन सर्विस प्रोवाइडर, हम अपने लोग, हम लोग प्रोफेशनल्स भी, हम लोग जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, हम लोग जिस तरीके की इमेजेस यूज करते हैं, हम जिस तरीके के अपने सिंबल्स बनाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और नेगेटिविटी को प्रोजेक्ट करते हैं, उनकी इमेज को नेगेटिवली प्रोजेक्ट करते हैं। सारे डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होते हैं, सोशल हो, फिजिकल हो, अब्यूजेस उनके साथ होते हैं, वायलेंस उनके साथ होता है, यहाँ तक कि डेथ भी होती है। ये कुछ पुरानी तस्वीरें हैं, पर ये आज की भी सच्चाई है। ये आज भी होता है ऐसा। ये एनिमल्स की तरह या वर्स देन एनिमल्स ट्रीट किए जाते हैं। ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि आज हो नहीं रहा। हाँ, आज हम लोग अवेयर हैं, जागरूक हैं, तो कम हो रहा है, बट ऐसा हो रहा है अभी भी। बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। ये सब इमेजेस मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, और नाउ दे आर ऑल व्हील चेयर यूजर। पीएम का बर्थडे, हमारे देश की इमेज है। They don't have any face, how they have dressed up. ये कहा गया कि आइलैंड में डाउन सिंड्रोम
खत्म हो गए हैं, डाउन सिंड्रोम नहीं खत्म हुए। डाउन सिंड्रोम डिसेबिलिटी नहीं खत्म हुई। डाउन सिंड्रोम पीपल विद डिसेबिलिटी, जो पीपल विद डाउन सिंड्रोम थे वो डिसअपियर हुए, डाउन सिंड्रोम डिसअपियर नहीं हुआ। क्यों हुआ है? क्योंकि थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में पता चल जाता है, अबॉर्ट हो जाता है, यानी उनको पैदा होने का अधिकार ही नहीं दिया गया। जो लोगों को, जो अगर मैं हिस्टोरिकली भी देखूं इस चीज को, तो हमेशा से ये रहा है, आप अपने अपने ग्रंथों को देख लीजिए, आप अपने माइथोलॉजिकल स्टोरीज को देख लीजिए, आप मूवीज में देख लीजिए, उनको ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था, ना आज किया जाता है। एलियन, पिटी, वेस्ट मटेरियल, मजाक उड़ाना, बर्डन समझना, बच्चे की तरह समझना। एक और चीज जिसको मैं हमेशा आर्ग्यू करती हूँ, होली इनोसेंट, अरे ये तो भगवान के देन है, भगवान के अवतार है। नो, दैट इज नॉट ट्रू। ये भी सही नहीं है। भगवान का अवतार कोई नहीं है, भगवान की देन भी नहीं है, इनोसेंट भी नहीं है। दे आर जस्ट ह्यूमन बीइंग लाइक मी एंड यू। जब बात आती है मैनिपुलेशन की, वो मैनिपुलेशन करना भी जानते हैं, अपने बचाव की अपने बचाव भी करना जानते हैं, झूठ बोलना भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। जो एक आम ह्यूमन बीइंग में होते हैं ना, वो सारे गुण अवगुण उनमें भी होते हैं। हम कैसे उनको परसीव कर रहे हैं वो हमारे ऊपर है। पर अगर हम उन्हें होली इनोसेंट की उसमें डाल देते हैं, तो फिर वो, हम उन्हें कभी एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट ही नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस दिव्यांग वर्ड आल्सो। व्हाट इज डिवाइन अबाउट इट? कुछ नहीं है, दे आर ह्यूमन बीइंग। व्हाई वी डोंट? ये वही है जब हम औरतों को 9 दिन तो पूछते हैं देवी की तरह, कन्याओं को पूछते हैं, कन्याएं ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, कन्या लाओ, और वैसे हम मुंह में मार देते हैं कन्या को। अच्छा, लड़की अब खत्म कर दो, हमें लड़की नहीं चाहिए, वंश बढ़ाने के लिए लड़का चाहिए। इट्स एज सिंपल। बिल्कुल इक्वेट कर सकते हैं इस सिचुएशन को उस सिचुएशन से। जागरूक हो गए हैं, तो अब ये खत्म हो गया है। इसीलिए हमें अब डिसेबिलिटी के लिए और ज्यादा जागरूक होना है, जैसे महिलाओं के अधिकार के लिए थे कि डिसेबिलिटी, पीपल विद डिसेबिलिटी आर द ह्यूमन बींग्स, दैट्स इट, पीरियड। ये ट्रीटमेंट्स की कुछ इमेज हैं कि कैसे उनको ट्रीट किया जाता है। जस्ट टू गिविंग यू बैकग्राउंड कि क्यों हम इंडिपेंडेंट लिविंग और क्यों वैल्यू सोशल रोल पे इतना फोकस है। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दीज इमेजेस टू गिव अ, आप सब लोगों ने भी हम लोग, मुझे याद है हम लोग बचपन में जाते थे सर्कस देखने, और हम भी वही उसी समाज का हिस्सा थे। मैं अपने आप को तो गिनती हूँ कि, और हम हंसते थे इन लोगों पर, इन डॉस पर, क्योंकि ये जोकर बनते थे इनकी फनी हरकतों पर। पर आज मैं सोचती हूँ कि कितना इनको लगता होगा, क्या लगता होगा, इनके लिए एक ही जॉब थी, बस ये वाली जॉब, इनको और कहीं देखा ही नहीं जाता था। आज थैंकफुली आई कैन सी मेनी पीपल विद dwarfism in a various sector, and people are accepting them, but still they are facing lots of hardship from the society. ये हमने बहुत सीन देखे हैं, आज भी देखेंगे मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों पे बैठे हुए। ऐसे सीन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में हम देखते हैं। हम उनको ऐसे भीख मांगते हुए, दया का पात्र बने हुए देखते हैं। लोग थोड़ा सा एक स्विच बोर्ड भी डोनेट करेंगे तो उसके नीचे लिखा होगा कि उन्होंने डोनेट किया है। जो लोग डोनेट करते हैं वो अपने आप को यहाँ रखते हैं कि हम देखो, हम कर रहे हैं और तुम यहाँ हो। दिस इज हाउ वी ट्रीट देम, एंड दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट कि उनको ऐसे नहीं लाना है, उनको ऐसे लाना है। ये महिला कम से कम 50 साल की होंगी और इनको एक्टिविटी कराई जा रही है एक बच्चे जैसी। एंड दिस इज वेयर वी आर लूजिंग अ वेरी इफेक्टिव वर्क फोर्स। जो अनुराग का सपना है 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का, वो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी वर्क फोर्स है, एंड दे आर बेटर वर्क फोर्स। मैं आपको अपने एग्जांपल्स बताऊंगी, बट दे शुड गेट द राइट काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग, which this type of work cannot lead them to a job. This is just wastage of a beautiful life. Nothing is divine. We all are human being. हम अपने स्ट्रगल करते हैं, उनकी लाइफ में भी उनके स्ट्रगल्स होंगे, बट वी हैव टू ट्रेन देम
and prepare them for those struggles. ये सब इमेजेस हैं। हम थेरेपी में हम लोग म्यूजिक सीखने जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम म्यूजिक सीख रहे हैं, वी आर पार्ट ऑफ अ म्यूजिक क्लास और वी आर पार्ट ऑफ अ म्यूजिक क्लब। हमारा पर्सन में डिसेबिलिटी जाता है तो हम उसको कहते हैं वो म्यूजिक थेरेपी ले रहा है। दैट्स हाउ वी सेगमेंटेड देम। हर चीज तो थेरेपी बना दिया है। हमने पेट पाला तो आई एम अ पेट लवर, आई लव पेट्स, मेरे को पेट चाहिए, मेरे को पेट से प्यार है। उनके लिए पेट जब हम लाते हैं तो हम कहते हैं कि डॉग थेरेपी मिलेगी, उसे हॉर्स थेरेपी मिलेगी। हमने हर चीज को थेरेपी में कन्वर्ट कर दिया है। हम यहाँ तक आ गए हैं कि इट्स ओके टू किल देम, इट्स ओके टू किल देम। दिस इज हाउ no individual identity of these people, they all are in one uniform, one style of hair, one type of hairstyle. No individuality, no identity, they are just numbers. हमने बहुत सुंदर सुंदर रेजिडेंशियल फैसिलिटी बना दिए हैं, आइसोलेटेड, बट सब आइसोलेटेड है, सोसाइटी से अलग, कोई सोसाइटी से कनेक्ट नहीं। हम उन पे लेबल डालते जाते, पर हम उन्हें ह्यूमन बीइंग मानने से मदद कर दे रहे हैं। और होता क्या है, इस चक्कर में धीरे धीरे हम उनसे दूर हो जाते हैं, हम फिजिकल एक्सक्लूजन कर देते हैं, हम उन्हें सेग्रीगेट कर देते हैं, उन्हें अलग जगहों पे रख देते हैं। हम उनसे इंट्रैक्शन, आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स कि पीपल विद डिसेबिलिटीज, हम अपने स्टूडेंट्स के साथ बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट्स में, तो पीपल कम टू अस टू आस्क कि ये लोग क्या खाएंगे। उनसे जाके नहीं पूछते। तो देयर वी, इट्स आवर रोल टू direct them, teach them, that talk to them, and what we do, हम उनको बच्चा कह के कभी ट्रीट नहीं करते, क्योंकि हम तो स्पेशली हम शौर्य फाउंडेशन ट्रस्ट में एडल्ट्स के साथ काम कर रहे हैं, तो एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमारा भी होता है, और उसी से हम उनका एज डिग्रेडेशन को रोकते हैं, स्टेटस डिग्रेडेशन को रोक पाते हैं। अब ये इमेज है, ये इमेज क्या बताती है, कोई मुझे बताएगा? अनुराग प्लीज आप चैट बॉक्स में से पढ़ के बताना, इस इमेज से किसी को क्या समझ में आ रहा है? व्हाट इज दिस इमेज? When I'm seeing image, any pictorial symbol, anything can be image. क्या बता रही है अनुराग, आप बताएंगे? स्टॉप, स्टॉप, Stop, red light, okay. ट्रैफिक What is सिग्नल, this image? रोक रही है। What is this image? ये सिंबल किस चीज का है, किसी को पता है? ओलंपिक, ओलंपिक, हमें सिंबल देखते ही ओलंपिक, पता चल। ओलंपिक। ओलंपिक, What this symbol is saying? क्या क्या अचीव कर लिया? विक्ट्री, विक्ट्री, victory, यस। विनर। What? ये क्या है? ग्रेवयार्ड, गुड। तो एवरी सिंबल इज स्पीकिंग अबाउट इटसेल्फ विदाउट हैविंग एनी वर्ड्स ऑन इट। ये सिंबल क्या बताता है? डेंजर। हम ये सिंबल देख के रुक जाते हैं ना उस तरफ जाने से। नाउ लुक एट दिस सिंबल, सम एक्सप्लेन इन द चैट बॉक्स कि क्या है ये, कोई बताए मुझे। इस पे लिखा है अप्रैल इज ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ। ये एक कैलेंडर का पेज है जो हमने लिया है, और ये एक व्यक्ति बैठा है, और ये सामने इमेज है। अब इस इमेज को आप डिसाइफर करिए जरा, बताइए कि क्या समझ में आ रहा है। अनुराग, इज somebody has written something? about not about this, previous के लिए लिखा है secluded, Secluded, very good. रश्मि जी लिखती secluded, उदासीनता पल्लवी दुबे जी लिखती, Yes. सबा सैयद जी लिखती है a layman who doesn't know anything and trying to, Yes. सामने ये दीवार है, what this different, दीवार is ऋतु रतन जी लिखती है different,
Yes. So see, image impacts so much. ये नेगेटिव इमेज है कि पॉजिटिव? Is it a negative image or a positive image? Can somebody tell? ममता जी लिखती हैं निगेटिव, वियर्ड, सबा जी, they are separated, negative, 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 negative. हाँ, so it's a negative image. अगर ऐसी इमेज एक कैलेंडर पे जा रही है जो किसी संस्था ने निकाला है या किसी बैनर पे जा रही है, क्या ये ऑटिज्म वालों जो पर्सन विद ऑटिज्म है उनके लिए पॉजिटिव मैसेज देगी समाज को कि नेगेटिव मैसेज देगी? दैट इज व्हाई इमेजेस वी यूज फॉर आवर पीपल. एंड इमेजेस का मतलब यहाँ पे खाली यही नहीं है. इमेजेस का मतलब ये है कि हाउ आई एम प्रेजेंटिंग माई सन टू द सोसाइटी, what I am talking about him to the society, how he is dressed up or she is dressed up, everything matters, everything counts. उसकी इमेज बिल्डिंग हमारे हाथ में. सी, वी आर स्पेशल. क्या किया इन्होंने इसमें? एक फूल की पंखड़ी भी गायब कर दिया, उसका हाथ भी गायब कर दिया. इज दिस अ पॉजिटिव इमेज? These type of logos, symbols people use. So this is just to give you an idea कि image क्यों important है and क्यों social role important है. कोई भी सोशल रोल वह रोल होता है जिसमें सोशल उस सोसाइटी के ताने बाने में, उस सोसाइटी के में कुछ पैटर्न्स होते हैं, जो बिहेवियर्स के पैटर्न्स होते हैं, वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स के पैटर्न्स होते हैं, वो किए जाते हैं, वो जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं, वो एक्सपेक्टेशन दोनों साइड की होती है, उस पर्सन की भी, उस सोसाइटी की भी, उस पर्सन से, और वो प्रिविलेजेस उस व्यक्ति को मिलते हैं. तो कोई भी जो रोल होता है, सोशल रोल, उसके 4 पहलू होते हैं. एक बिहेवियर, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरी एक्सपेक्टेशन, चौथा प्रिविलेजेस. अब ये एक इमेज है, आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये इमेज से आपको क्या समझ में आ रहा है. ये किसकी इमेज है? सॉरी अनुराग, आप मुझे बोल के बता दें, क्योंकि मैं फुल स्क्रीन देख रही हूँ तो मैं चैट बॉक्स नहीं देख पा रही हूँ. अभी तक किसी का है? इस इमेज से क्या? गुड वुमेन. और इसका रोल, आपको इसकी भूमिका समझ में आ रही? हाई क्लास, टीचर्स हैप्पीली टीचिंग. टीचर. तो टीचर की भूमिका है, शी इज अ टीचर. अब इस टीचर की भूमिका में इस टीचर के सर्टेन बिहेवियर्स होने चाहिए इन अ स्कूल. यस और नो? काइंडली राइट इन द चैट बॉक्स. सर्टेन बिहेवियर्स होने चाहिए, जैसे कि पढ़ाना है, टाइम पर अपना क्लास लेना है, यस यस एग्जामिनेशन पेपर बनाना है, टेस्ट लेना है, राइट? उसकी कुछ जिम्मेदारियां होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी. पेपर बनाना, एग्जाम लेना, जिम्मेदारियां हो गई. बिहेवियर्स में उनको एग्जीक्यूट कराना हो गया. टाइम पर आना, स्टूडेंट्स के प्रति सिलेबस पूरा कराना, अदर रोल्स जो होते हैं उस टीचर, वो जिम्मेदारियां होंगी उसकी. उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी मैनेजमेंट की, पेरेंट्स की, स्टूडेंट्स की, कि वो सबको समझा पाए, सबको समझ पाए, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करे, जो भी क्लास को वो पढ़ा रही है उसके अनुरूप उसकी डिग्रीज हों. इस टीचर की भी अपने काम से कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, अपने स्कूल से कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी कि वो, उसको वो सुविधाएं मिले, वो प्रिविलेजेस मिले, राइट? और प्रिविलेजेस क्या क्या होंगे इनके एज ए टीचर के रोल में, इस भूमिका में, इस रोल में, कि भाई छुट्टियां मिलती होंगी, टाइम समय 7 से 2 होगा, संडे छुट्टी होगी, सारे गवर्नमेंट हॉलीडेज मिलेंगे, सर्दी गर्मी की छुट्टियां मिलेंगी, लाइक दैट. ये प्रिविलेजेस होंगे. हो सकता है इसके बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिलती हो. ऑल दोज आर प्रिविलेजेस. ये एक भूमिका है, केवल एक सोशल रोल है, अ रोल ऑफ अ टीचर. अब एक सोशल रोल के साथ इतनी सारे बिहेवियर्स, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस और इतने सारे प्रिविलेजेस हैं. तो ये मैंने सिर्फ टीचर का रोल क्यों लिया, क्योंकि वो एक एम्प्लॉय का रोल है और मैं बात करने जा रही हूँ इंडिपेंडेंट लिविंग पर. एम्प्लॉय का रोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल. क्या देता है हमें? मनी देता है, बेनिफिट देता है, हम जॉब इसीलिए करते हैं. अपॉर्चुनिटीज देता है, बहुत सारे अवसर देता है,
दोस्त और कलीग्स देता है, रेपुटेशन देता है, हमारी खुद की इमेज दुनिया की निगाहों में बहुत अलग होती है, समाज में बिलोंगिंग देता है, ग्रोथ देता है, ये सब हमें देता है। ये मैंने कुछ चीजें डाउन, और इसके अलावा भी आप लिखने बैठेंगे तो हजारों चीजें लिख लेंगे कि हाँ मुझे तो ये भी मिला है मेरे एम्प्लॉयमेंट से, मुझे ये भी मिला, मुझे ये भी मिला, मुझे ये भी मिला। अभी मैं अनुराग का ही, जब अनुराग अपने बारे में बता रहा था, आई कुड सी दैट सो मेनी थिंग्स ही हैज गेन्ड फ्रॉम हिज प्रीवियस जॉब्स which he is using here in this segment. His corporate knowledge is giving benefit to the segment, which is very good. वन परसेंट हमारे यहाँ केवल एम्प्लॉयमेंट मिला है पीपल विद डिसेबिलिटी को, ठीक है, जिसमें 0% पर्सन विद इंटेलेक्चुअली चैलेंज एवर गेट एम्प्लॉयड। टोटल पॉपुलेशन में 1% है, और उसमें से भी हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी hardly any getting hardly any employment, and that is why Shaurya Foundation Trust ये रीरन था अर्पिता जी के एक सेशन का, और दैट इज हाउ वी ऑल आर इंस्पायर्ड टू प्रेजेंट एंड क्रिएट थिंग्स व्हाट शी हैज डन शौर्या फाउंडेशन। दिस इज इंडिपेंडेंट लिविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि अपने जयपुर में चल रहा है। अभी थोड़ा सा पहले मैंने बताया था 4 स्टूडेंट की रहने की कैपेसिटी है, 3 अभी रह रहे हैं, एक अवेटेड है, मुंबई से आने वाला है। दिस इज कमांडर श्रीरंग बिजुर, जिन्होंने रेजिडेंशियल फैसिलिटीज क्या होती हैं, कैसे उसमें स्टैंडर्ड रखा जाए, इसका एक स्टैंडर्ड करके एक बुक बनाई है, विच इज देयर विद मी। I'll just remove stop share so that everyone can see. This is quality standard and guidance of residential facility. ये एक क्वालिटी का स्टैंडर्ड पैरामीटर उन्होंने बनाया है। जिनको ये बुक का पीडीएफ चाहिए, मैं इस चैट बॉक्स में डाल सकता हूं और वो उसको ले सकते हैं। अगेन आई विल शेयर माय प्रेजेंटेशन सो दैट एवरीवन इज इन सिंक कि क्या क्या चीजें एक रेजिडेंशियल फैसिलिटी में चाहिए होता है। कमांडर श्रीरंग बिजुर जो कि पुणे में है, नेवी में काम कर चुके हैं, और 5 से 6 संस्थाओं को ये सपोर्ट करते हैं उनका रेजिडेंशियल फैसिलिटी और एम्प्लॉयमेंट स्किल के लिए, जिसके लिए अभी तक अर्पिता जी ने बात किया था। एक जैसे अर्पिता जी ने बोला था, क्या एक हम उसमें देखते हैं एक रेजिडेंशियल सेटअप पे सेल्फ रिस्पेक्ट, एंगेजमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, कैपेबिलिटी, पोटेंशियल, नीड्स, जो बेसिक नीड्स होती हैं, सोशल नीड्स होती हैं, उसको हम लोग देखते हैं। व्हाट आफ्टर अस, रेजिडेंशियल लाइफ लॉन्ग केयर के लिए होता है। अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो एक 2 साल का या 3 साल का इंडिपेंडेंट लिविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करें। इट इज नॉट लाइफ लॉन्ग केयर। इंडिपेंडेंट लिविंग का मतलब ये हो गया लाइफ लॉन्ग किसी के ऊपर अगर आप छोड़ते हैं अपने लव्ड वन को, तो कम से कम इस लायक तो है कि पॉटी जा सके अपने हिसाब से, अपना खुद का मैनेजमेंट, ब्रश कहाँ रखा जाए, कपड़े कहाँ रखे जाए, कपड़े सुखाने के बाद पहले ये खुद का मैनेजमेंट कर सके, डिपेंडेंट ना रहे जैसे हम आज इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये एक कुछ पैरामीटर है। जब भी कोई पेरेंट किसी जगह पर अपने बच्चे को, अपने बेटे को या बेटी को छोड़ता है, तो वो क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट देखता है, ये कुछ पैरामीटर हैं। जैसे एक है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जिसको एसएस लिखा हुआ है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, जिसको क्यूएस लिखा है, अवेलेबिलिटी ऑफ केयर टेकर, एसीटी, अवेलेबिलिटी ऑफ केयर टेकर, सस्टेनेबिलिटी प्लान फॉर फ्यूचर, एसपीएफ, यानी कि जो आज उसको संस्था को रन कर रहा है, अगर उसकी किसी वजह से डेथ हो जाती है तो आगे कैसे चलेगा। तीसरा, उसके बाद आता है कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑन मैनेजमेंट, सीटीएम, कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑन मैनेजमेंट। और सबसे लास्ट इसमें लिखा है मेडिकल फैसिलिटी, एमएफ। कुछ इमरजेंसी केस हो गए, कोरोना जैसी सिचुएशन दोबारा आ गई तो क्या होना है।
तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन 1 2 3 4 5 6 चीजों में अगर आपको अपने बच्चे को, बेटे को या बेटी को किसी रेजिडेंशियल सेटअप पे डालना है तो किस सीक्वेंस में वैल्यू करेंगे? मतलब आप सेफ्टी को सबसे ज्यादा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे तो उसको पहले नंबर पे डालिए, और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को देंगे तो क्यूएस डालिए। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ केयर टेकर चाहते हैं, एसीटी चाहिए तो एसीटी लिखिए। सस्टेनेबिलिटी प्लान फॉर फ्यूचर, एसपीएफ। कॉन्फिडेंस ऑन ट्रस्ट मैनेजमेंट तो सीटीएम। मेडिकल फैसिलिटी तो एमएफ। मैं इसके बाद आगे चलता हूं बिना किसी का वेट किए हुए, क्योंकि अभी तक किसी का जवाब आया नहीं है इस मामले में। लेकिन मेरे हिसाब से मैं अगर अपने बच्चे को विजुलाइज करता हूं कि किसी के साथ रह रहा है और मेरे साथ नहीं रह रहा है, तो मैं उसको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को पहला मानूंगा। ये प्रायोरिटी वाइज क्रमबद्ध किया गया आफ्टर यस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। वैसे सब में ठीक होना चाहिए, हाँ ये भी बात सही है। लेकिन जो अगर प्रायोरिटी दी जाए भाई सबसे ज्यादा, कहीं मान ले क्वालिटी ऑफ सर्विसेज नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं है, क्वालिटी ऑफ सर्विस में स्विमिंग पूल भी होता है, बिलियर्ड्स भी होता है, साइकिलिंग ट्रैक भी हो सकता है, तो और एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाती है, तो वहां पे हम तो कभी नहीं डालेंगे। जहां पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अटमोस्ट प्रायोरिटी है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। अब हम आते हैं ट्रेडिशनल रेजिडेंशियल फॉर्म के फॉर्मेट्स। आज मैं आप सबको उन सब जगहों से वाकिफ कराऊंगा और एक शीट दूंगा जिसमें इंडिया के काफी रेजिडेंशियल सेटअप के बारे में लिखा हुआ है, वहां कौन चला रहा है और उसका फोन नंबर क्या है और उसका मेल आईडी क्या है। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं क्या किस टाइप के रेजिडेंशियल सेटअप होते हैं। ट्रेडिशनल रेजिडेंशियल सेटअप मतलब एक जगह, शहर से दूर एक जगह खोली, उसके अंदर सभी बच्चों को डाल दिया, दैट इज कॉल्ड ग्रुप होम फॉर्मेट। दैट मींस फॉर्मेट ऑफ फ्लैट्स, जैसे कि हमने यहाँ पे अपने रेजिडेंशियल सेटअप जयपुर में चलाया हुआ है, और कुछ लोगों ने और भी कई लोकेशंस में चलाया है। अभी मैं पिछले साल हैदराबाद गया था नेशनल पेरेंट मीट में, तो वहां पर भी किसी मदर ने तेलंगाना स्टेट में चलाया हुआ है, मल्टीपल होम ले रखे हैं, फ्लैट ले रखे हैं एक सोसाइटी में, और वहां पे रेजिडेंशियल गर्ल्स का चला रही हैं। तीसरा है इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल होम, पेरेंट्स लिविंग नियर बाय, यानी कि पेरेंट भी पास में रह रहे हैं और एक रेजिडेंशियल सेटअप भी पास में है। इंडिपेंडेंट होम, कंटिन्यू टू लिव इन ओन होम, यानी कि अपने घर पे जो मेरा घर था उसी पे ही मैंने अपने बच्चे को डाल दिया है। आई वॉन्ट समवन टू मैनेज एवरीथिंग एट द होम, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा बेटा मेरे घर पे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, बचपन से वहां पे रहता आया है। लिविंग स्टैंडर्ड, अब मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, थोड़ा सा नेक्स्ट उस पे आते हैं। आर यू प्रोवाइडिंग देम एम्प्लॉयमेंट, सबसे बेहतरीन बात जो कमांडर श्रीरंग बेजूर की प्रेजेंटेशन से मैंने इसको लिया है। आर यू प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप वहां रख तो रहे हो, लेकिन क्या उसके बाद एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हो, यस और नो, ये क्वेश्चन होना चाहिए। अब हम कुछ एक आध दो वीडियो के साथ इस सेशन को आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से मैं शेयर करता हूं, और उसके बाद उन लोकेशन का लिस्ट शेयर करता हूं कि वो जो लोकेशंस हैं जहाँ पे ये मैं एक अपने छोटा सा सेटअप है जयपुर का, उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। कहाँ गया? We have envisaged a group home inclusive residential training program in Rangoli Garden, Jaipur. Rangoli Gardens is a premium residential society which has every facility to encourage social life such as gym, clubhouse, swimming pool, skating park, basketball, badminton, cricket, and of course mall. Nearby clubs host different festivals also. शशांक और वत्सल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। ये शायद आलू चिप्स का कमाल है।
Welcome to our residential training program. This is view from our balcony to the clubhouse. We can see the local residents are so keen to train our trainees. यहाँ हम लूडो भी खेलते हैं और कैमरे के सामने मस्ती भी करते हैं। क्लब हाउस यहाँ का बहुत ही हैपनिंग प्लेस है। हमारी बालकनी और खिड़कियों से भी ये हमेशा दिखता रहता है। हमने जो सोचा था वो अब पूरा हो रहा है। अभी शशांक और वत्सल इस ग्रुप होम रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा हैं। वो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार लाइफ स्किल पर ट्रेनिंग ले रहे हैं और साथ में वो सारी सुविधाएं ले रहे हैं जो हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं, जैसे जिम, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स, स्केटिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग। ये सब आपने इस वीडियो में देखा भी होगा। सबसे बेहतर बात यह है कि वो वहाँ पर रहने वाले अन्य रहवासी हमारे ट्रेनीज़ को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके साथ बिलियर्ड खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, स्विमिंग पे उनको सहयोग करते हैं। ये जो इंक्लूसिव इन्वायरमेंट की एक परिकल्पना थी वो अब साकार होती नज़र आ रही है। अभी तो ये 2 ट्रेनीज़ के साथ जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में लड़ाई करते हैं उनके साथ शुरुआत है। आगे जैसे जैसे हमें अनुभव और सहयोग मिलता जाएगा हम इसको और आगे बढ़ाते जाएंगे। वत्सल और शशांक स्विमिंग पूल में और बच्चों के साथ और कुछ बड़ों के साथ मज़े ले रहे हैं। ये इंक्लूसिव सेटअप की खासियत है। ये एक छोटा सा सीन था जिसके बाद मैं दोबारा प्रेजेंटेशन में आता हूँ। Global Self Alert. कुछ अगला वीडियो चल जाता है बाद में। Hello, I'm Kriti Bhandari. I come to my approach autism to learn computer and photoshopping. Rohan sir teach me computer photoshopping. I learn with him and I learn with my friends. I love doing this to earn money. अर्न मनी, जब अर्न मनी की बात आ जाती है मेरा आधा काम खत्म हो जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक मेन सब्जेक्ट है जो हम अपने सारे स्टूडेंट्स को देना चाह रहे हैं। अभी तक हमारे जो सेंटर पे हैं उसमें से आउट ऑफ 11 स्टूडेंट्स को हमने ऑनरेरियम देना चालू कर दिया है और 18 जो अब 18 हो गए हैं। जो 18 जो हमारा डिजिटल एम्प्लॉयमेंट कोर्स चल रहा है उससे 18 में से 5 लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट दे चुके हैं। छठा जल्दी ही हमारे इसमें शामिल हो जाएंगे। ये एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है कि जो प्रोडक्ट हमारे सेंटर में बनते हैं उनको बनने का पूरा प्रोसेस का वीडियो और फोटो लिया जाता है। और इधर मैं थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ चला करके भी क्या है।
प्रोसेस। किसी भी वोकेशनल यूनिट में कुछ कलाकार होते हैं। सनी जो है डेवलप हुआ है फोटोग्राफी। लक्ष्यांश फोटो इन्हेंसमेंट यानी इमेज इन्हेंसमेंट पे काम करता है। मैं क्यों दिखाना चाह रहा हूँ, इंडिपेंडेंट लिविंग का एक पार्ट है एम्प्लॉयमेंट। आर्टिस्ट्रीज हमारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। How the digital employment program works, it gives opportunity to computer literate person to showcase their skills of Photoshop photography using e-commerce platform for not so skill, यानी कि जो कंप्यूटर लिटरेट नहीं है वो प्रोडक्ट को बना सकते हैं किसी भी वोकेशनल यूनिट पे अंडर द गाइडेंस ऑफ ट्रेनर एंड वोकेशनल यूनिट। उन प्रोडक्ट को हैंड ओवर कर दिया जाता है जो फोटोग्राफी के लिए, और डिजिटल एम्प्लॉयमेंट के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट होते हैं उनको हम लोग फोटोग्राफी और इमेज एनहेंसमेंट सिखाए हुए हैं। उसको वो करके हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे उसको प्लेस करते हैं। जब प्रोडक्ट बिकता है तो पैसा उनको भी आता है जो जो इमेज को प्लेस कर रहे हैं, उसको भी आता है जो वोकेशनल यूनिट को जिसने प्रोडक्ट को बना करके दिया है, और कुछ उसको जाता है जो लॉजिस्टिक कॉस्ट और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। मैं इसको अब थोड़ा जल्दी करूंगा जिससे कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आप सबके ले सकूं। ये कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं, अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। ये डिजिटल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी आर डूइंग in terms of employment, in terms of independent living training, and then digital employment। जो यहाँ जयपुर में नहीं रहते हैं उनको हम ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन उनमें एक क्षमता होनी चाहिए कंप्यूटर के सामने बैठने की। अगर नहीं बैठते तो पेरेंट्स को थोड़ा सा शैडो टीचर का रोल प्ले करना पड़ता है। मैं इसको आज जल्दी जल्दी से आगे बढ़ा रहा हूँ जिससे कि कुछ क्वेश्चन आंसर मैं ले सकूं, अदरवाइज टाइम चला जाए। तो मैं सबको राइट देता हूं कि अपने को अनम्यूट करके क्वेश्चन आंसर पूछ सके। उसके अलावा कुछ चीजें शेयर करने को मैंने बोला था कि यहाँ पे कितने वोकेशनल यूनिट हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा कि पूरे इंडिया में कितने रेजिडेंशियल सेटअप हैं, उसको सब लोग जान सकते हैं। एनी क्वेश्चन? मैं सबको अनम्यूट होने का राइट दे दिया है। तो अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं बताना चालू करता हूं। अभी रिसेंटली निशा जी ने हम लोग ने मुलाकात करी, क्योंकि सभी जगह ज्यादातर मेल वार्ड्स मेल के लिए ही रेजिडेंशियल सेटअप चलता है। निशा जी ने हमारे साथ मिलकर फीमेल के लिए भी रेजिडेंशियल सेटअप चालू किया है और सर? जल्द। हाँ जी बताइए। हाँ सर, वो आपने जो ग्राफिक्स का ट्रेनिंग के बारे में बताया उसका ऑनलाइन क्लासेस लेंगे तो उसका फीस स्ट्रक्चर सब क्या होगा सर? अभी ऐसे ये सेशन उसका नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इट इज कॉस्टली सोर्स, 40 कॉस्टली ट्रेनिंग प्रोग्राम। इट इज 42,000 रुपीज फॉर 7 मंथ्स। एंड उसके बाद जो 7 मंथ्स तक कंप्लीट कर लेता है उसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट देने का चालू कर देते हैं। उसको क्या क्या कराना है उसको चालू कर देते हैं। देर इज ए 500 रुपीज असेसमेंट चार्जेस जो कि शुरुआत में लिए जाते हैं असेसमेंट करने के लिए। अगर वो असेसमेंट में थ्रू हो जाता है, हम बोल देते हैं कि हाँ यस ही कैन डू, तो उसके बाद इनरोलमेंट अगर पेरेंट्स डिसाइड करता है यस वी शुड डू गो अहेड, तो उसका एक साथ भी पैसा दे सकता है या फिर पर मंथ 6,000 रुपीज दे सकता है। इन द चॉइस इज ओके, थैंक यू सर। किसी ने और कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए रेज किया था? अच्छा, इसमें लिखा है अनुष शर्मा जी ने। आप अनुष शर्मा जी अपने को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए। आपने पहले भी क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसका उस टाइम आंसर नहीं दिया था। आप अपने को अनम्यूट करके दोबारा पूछिए सबके लिए। मैं आपको अनम्यूट करने का मैसेज भेज रहा हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं जो हाइपर हो जाते हैं जैसे गर्मी के कारण किसी भी कारण, तो उनकी हाइपरनेस कंट्रोल करने के लिए हम उनको कौन कौन सी एक्टिविटी करवा सकते हैं ताकि वो उस टाइम पे उनकी हाइपरनेस कंट्रोल हो सके?
हाइपर होने का कई रीजन है। मेरा बेटा भी ऐसे एक लेवल से, एक स्टेज से गुजरा था जब टीनेज पे आया था, और फिर उसके बाद वापस एडल्ट होने के बाद दोबारा ये दिक्कतें आती हैं जब एंजाइटी ज्यादा बढ़ती है। तो ये अलग अलग स्टेज में ओके। अलग अलग होता है, और ये हाइपर होने का एक ही वजह है कि उनके जो क्रिएटिव माइंड है एक बॉडी में बंद है, उसको हम उसके लायक काम नहीं दे रहे हैं, खुराक नहीं दे रहे हैं। अगर दिन भर इतना इंगेज कर दिया, और नॉर्मली थर्ड पार्टी कर सकती है, पेरेंट नहीं कर सकते हैं। पेरेंट, मैं भी अपने बच्चे का नहीं कर सकता था, जबकि ओके। मेरा बेटा खुद भी, मेरी वाइफ खुद भी स्पेशल एजुकेटर है, लेकिन वो नहीं कर सकती थी। तो मैं हमें थर्ड पार्टी के साथ रखना ही पड़ा, इंगेज करना ही पड़ा, तभी हो पाता ओके। है। थैंक यू सर। हाँ, और इसका इसका कब जब ऐसी स्थिति हो जाती है, जैसे हमारे पास जो अभी दिखाया था शशांक को मैंने, शशांक इज नाउ 2 साल उसके हो गए, वो चला गया। उसके बाद अरिहंत के भी 2 साल हो गए, वो भी चला गया है। अब जो है हम दो नए रेजिडेंट्स आए हुए हैं, दो नए और रेजिडेंट। जैसे सर मेरे एक क्वेश्चन ये भी है, जो जितने भी अपने स्पेशल बच्चे हैं, जैसे कोई भी वर्ल्ड गेम वगैरह खेल के आते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिव खेल के आते हैं, तो बाद में सर वो फिर खेल के आने के बाद तो घर बैठ जाते हैं, उसके बाद उनको जॉब्स वगैरह कैसे क्या मिलेगी, वो देखिए, कैसे खुद के पैरों पे इंडिपेंडेंट खड़े होंगे, तो वो भी एक क्वेश्चन है। खेलने के बाद तो जॉब तो सिर्फ अब इंडिया में तो खेल का अभी चालू हुआ है, क्रिकेट वगैरह बैडमिंटन वगैरह, जब लोगों को अच्छा काम होने लगा है। खेलने में कोई जॉब नहीं मिलती, सिर्फ रिकॉग्निशन मिल सकता है। मैं जो कर सकता हूँ वो यही है कि अगर एक इस लायक है कि कंप्यूटर लिटरेट है, तो कंप्यूटर लिटरेसी से जुड़ा हुआ जॉब ऑफर कर सकते हैं। और जो बाकी काम कर सकते हैं उनको हमारा एम्प्लॉयमेंट एंड लाइफ स्किल ट्रेनिंग सेंटर है, यानी वोकेशनल यूनिट है। ऐसे ही आप कहाँ से बोल रहे हैं, किस शहर से बोल रहे हैं? सर मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, हाँ, तो राजस्थान से। हाँ, तो जयपुर में भी मैं हम लोग का भी जयपुर में ही सेटअप है। जयपुर में और भी सेटअप्स ओके। हैं जहाँ पे इस पे काफी काम हो रहा है। अब आई डोंट नो कितने लोग पैसा देना चालू कर दिए, हम तो पैसा देना चालू कर दिए अप्रैल से, लास्ट ईयर ओके। अप्रैल। जो जो ओके। जितना काम करता है, जितना अटेंडेंस रहती है, उसके हिसाब से हम उसको पेमेंट देते हैं। ओके। हाँ, मैंने एक चीज बोली थी कि लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट, आप लोग अब इसको देखिएगा, लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट जो नॉर्मली मैं ये मानता हूँ कि जब हम डिसाइड करते हैं एज ए पेरेंट, तो अगर हम उसको बहुत दूर रखेंगे, कल कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो वहां पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट इज बेटर टू सर्च फॉर रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम नियर बाय योर सिटी। आई विल शो यू द लिस्ट, यू कैन आस्क नाउ है। और जिसको वो लिस्ट चाहिए, मैं लिंक में चैट बॉक्स में लिंक भेज देता हूँ। पहले चैट बॉक्स में लिंक भेजता हूँ मैं भी, 1 मिनट होल्ड करिएगा। चैट बॉक्स में लिंक भेज देता हूँ जिससे कि सबके पास वो लिस्ट हो जाए। जी सर। और कहाँ गया चैट? चैट एक सर मैं ऐसे कह रहा था, जैसे ये पीपीटी भी अगर हमें मिलती ना, तो हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हम, जो उनके टीचर्स है जो उन पे वर्क कर रहे हैं, उनको वो चीज क्लियरिटी कर सकते हैं और इसके नहीं, आप दौरान भी। ऐसा कर सकते हैं कि जब भी वेबिनार, हर संडे को वेबिनार होता है मेरा, उस और जो है पीपीटी जो अर्पिता जी की थी, वो उनकी प्रॉपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो वी कैन नॉट आस्क देम। बट सोशल रोल वैलिडेशन एक जनरल टॉपिक है, आप इसको ओके। डाउनलोड कर ओके। सकते हैं अपने किसी भी गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। और नॉलेज इज अवेलेबल, ओके। मतलब ओपन मार्केट। यस, आप कुछ बोलो, कोई और कुछ बोलो। ये देखिए, मैंने अभी लिस्ट डाली है, लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हाँ जी सर, मिल गया। हाँ, उसको लिंक को कॉपी कर लीजिए। और मैं अब स्क्रीन पे ओके। दिखाता हूँ लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो हैं। किसी को कुछ इसमें अगर इनपुट मिल जाए तो वही बहुत अच्छा होता है। आलाप है गुरुग्राम में, ऑटिज्म मित्र सोसाइटी है, ये भोपाल में है, ये भी बहुत अच्छी निकल के आ गई है। यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं जिनको मैं जानता हूँ। ये आलाप के का हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी किया है। कॉपी इस तरह से कि रेजिडेंशियल सेटअप मैंने एक फ्लैट में डेवलप किया है, मतलब मेरा खुद का फ्लैट है, मैंने उसको अप्रोच ऑटिज्म सोसाइटी को किराए पे दिया, जी सर। खुद जी रेंट सर। किया। और उसके बाद वहां पे 2 स्टूडेंट से चालू हुआ, फिर 3 हो गए, फिर 2 हुए, फिर 3 हो गए। ये अभी चल रहा है, फोर्थ स्टूडेंट आने वाला है हमारा अप्रैल में। आनंदम है ओके। भोपाल में, बहुत अच्छा। इन्होंने शहर से दूर, 40 किलोमीटर दूर, जो हमारे
हमें थोड़ा पेनफुल लगता है मैनेज करने के लिए, इसलिए हमें इसको नहीं। आधार सोसाइटी है थाने वेस्ट में, ये बदलापुर है, यहाँ पे भी मैं गया हूँ, अच्छा है। बदलापुर थाने से आपको लगभग 40-50 किलोमीटर दूर बदलापुर स्टेशन आता है, लोकल ट्रेन से जा सकते हैं। बदलापुर प्लेटफॉर्म स्टेशन से 12 किलोमीटर ऑटो लेके जाना पड़ेगा, आधार होता है उसका। एक नासिक में भी सेटअप है, कमिटेड है, जी काफी बड़ा है, काफी लोगों से CSR फंडिंग होती है, फीस भी काफी कम है। अक्षदा रेजिडेंशियल असिस्टेड लिविंग, ये है बैंगलोर में। अल्फा है। सर, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो रहा है हाँ तो कोई बात नहीं, आप फिलहाल। जो लिंक कॉपी किए हैं उसको आप अपने पास रख लें, और उससे मैं मिल जाए। जितने भी लोग यहाँ पे आज ने लॉगिन किया है उनको मैं व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के थ्रू ये लिंक दे देता हूँ, जिससे कि सबके पास परमानेंटली पहुंच जाए, जिसको जहां पे रहता है उसकी फैसिलिटी के हिसाब से अपना सिलेक्शन कर ले। क्योंकि दूर का तो मैं कभी नहीं कहता कि आप रहो नोएडा में और अहमदाबाद में आपका बच्चा रह रहा है, कभी सिचुएशन आई तो आप डिपेंडेंट हो गए, कैसे जाएं क्या करें, फ्लाइट से भाग रहे हैं। ये है केरला में एसोसिएशन ऑफ मेंटली हैंडिकैप अडल्ट्स, केरला में त्रिशूर में आशीर्वाद करके है। और उसके बाद है बंगाल में है आनंद आश्रम वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता। काफी लोगों ने आनंद आश्रम ही नाम रखा है, आनंदम आनंद आश्रम ये सब। एनडी एक्शन ऑफ आनंदा एक्शन फॉर ऑटिज्म का सोहना हरियाणा में। आनंद धाम ये है अहमदाबाद में, ये भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे भी मैं गया हूँ, दिसंबर मंथ में मैं गया था। बहुत ही शानदार और अफोर्डेबल, मतलब बहुत बड़े एरिया में, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, सब कुछ अच्छा है। अनुग्रह है चैरिटेबल ट्रस्ट, ये है हौसूर में। डिस्ट्रिक्ट क्या लिखा है, कृष्णागिरी कहाँ पे आता है। अप्रोच ऑटिज्म सोसाइटी हम लोग का है नाम लिखा हुआ। आरोग्य अप्रोच ऑटिज्म सोसाइटी, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। आरोग्य संधा चैरिटेबल ट्रस्ट लाइफ लॉन्ग केयर ऑफ, ये है और प्रगना 24 परगना, यानी कलकत्ता, ये कलकत्ता के पास ही हो गया। और देहरादून में है अरुणिमा असिस्टेड, ये बहुत ही फेमस जगह है अरुणिमा का, और देहरादून में है। और आशा दीप रेजिडेंशियल स्पेशल स्कूल, ये केरला। तो लॉट ऑफ स्टूडेंट है, अच्छा बहुत ज्यादा है, मैं तो देखा नहीं था इतना ज्यादा होंगे। तो यू कैन यूज द लिस्ट, बाप रे 74 हैं। तो इसमें से कुछ जगहों पे मैंने विजिट करी है तो मैंने इसका जिक्र कर दिया। त्रिशूर में भी मैंने विजिट करी थी 2022 में। तो दोज आर द गुड प्लेसेस। कॉस्ट वाइज तो आपको फोन करके पूछना पड़ेगा, मैंने लिंक डाल दिया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और जिसको जयपुर या नॉर्थ में कोई रहता है तो 2 फैसिलिटी हो गई हैं, 2 क्या 3 हो गई हैं। एक और पेरेंट ने 40 किलोमीटर दूर एक रेजिडेंशियल फैसिलिटी खोली है, वहाँ पे शायद 3 या 4 स्टूडेंट आ चुके हैं, बहुत बड़ा सा है उनका भी, थोड़ा सा अभी डेवलप हो रहा है, दूर है लेकिन। और उसमें सिर्फ मतलब मेल के लिए। मेरी सबसे ज्यादा चैलेंज था फीमेल के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए निशा जी अगर आ गई हैं तो निशा जी अपना रेस कर दें हाथ, तो मैं उनको भी इनवाइट करता हूँ। जयपुर में उन्होंने अभी चालू किया है फीमेल के लिए भी, और वो 1 अप्रैल से वहां पे हमारा उनका साथ चालू हो जाएगा। नहीं अभी शेयर इन माय व्हाट्सएप जी कर देंगे। kindly share this file, what support facility can be provided at residence। अच्छा अच्छा पंकज जी, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछें, समझ नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन का मतलब। मैं अनम्यूट करने का मैसेज दे रहा हूँ आपको। हाँ मतलब पंकज जी आप अपने को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा अभी मैं क्वेश्चन का मतलब नहीं समझा कि व्हाट सपोर्ट फैसिलिटीज कैन बी प्रोवाइडेड एट रेजिडेंस। अच्छा एट रेजिडेंस, ओके, यानी रेजिडेंस अभी फिलहाल तो डेवलप नहीं हुआ है
कि रेजिडेंस पे हम लोग केयर गिवर या केयर प्रोवाइडर प्रोवाइड करें, क्योंकि उसके लिए ट्रेनिंग वगैरह काफी लंबा प्रोसेस जाता है। जो केयर गिवर होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए उनको हम लोग केयर गिवर नहीं बोलते, डायरेक्ट सपोर्ट प्रैक्टिशनर बोलते हैं। डायरेक्ट सपोर्ट प्रैक्टिशनर, दोनों में अंतर क्या है कि केयर गिवर केयर करता है, यानी कि आपको अगर ब्रश करना नहीं आता तो ब्रश करा देता है, नहाना नहीं आता तो नहला देगा, पॉटी साफ नहीं करना आता तो पॉटी साफ करा देगा। और डायरेक्ट सपोर्ट प्रैक्टिशनर का रोल होता है उसको इंडिपेंडेंट बनाना, हर एक काम के लिए आत्मनिर्भर बनाना, ब्रश करने का सिखाना ऐसे पकड़ के। अब फाइनली नहीं कर पा रहा है तो कराएगा, लेकिन उसको हाथ पकड़ेगा, हाथ को फिर फेड आउट करता जाएगा, बीच बीच में सपोर्ट करता जाएगा, जैसे ब्रश करे ऐसे ऊपर करो नीचे करो। ये सिचुएशन से मैं गुजर रहा हूं, इसलिए मैं इतना सब इसके बारे में बता पा रहा हूँ। तो किसी को अगर ऐसा लगता है कुछ और जानकारी चाहिए तो नीना वाघ जी हैं जो कंसोर्टियम, एक रेजिडेंशियल कंसोर्टियम को मैनेज करती हैं, आलाप, अभी मैंने गुड़गांव का नाम लिया था, उसको उन्होंने चालू किया है। उनके पास पूरे देश की नॉलेज है, कहाँ पे कैसा है, कितना अच्छा है। और किस इन सबको पहुंचने के लिए किसी को मेरा नंबर चाहिए तो नंबर मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, 9214309551। और जयपुर में हमारा जो रेजिडेंशियल सेटअप देखना आता है वो हमारे एम्प्लॉयमेंट एंड लाइफ ट्रेनिंग सेंटर भी जाता है, जहाँ पे देखता है कितना काम हो रहा है। और जब काम होता है तो जो हाइपर एक्टिविटी का एक इश्यू बताया है ना, वो सॉल्व हो जाता है। हमारे सेंटर पे एक स्टूडेंट आता था, आदित्य नाम था, शायद उसकी मम्मी इस मीटिंग में होंगी। उसने इतना तोड़फोड़ मचाने चालू कर दिया बिकॉज ऑफ हिज इफेक्ट ऑफ सम मेडिसिन, और एज उसका टीनेज में आ गया था, 14-15। तो हम लोग बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे पेरेंट्स से कि इसको रेजिडेंशियल में डालो, चाहे अर्पिता जी के यहाँ डालो या हमारे यहाँ डालो, क्योंकि वो जयपुर के थे तो उनको बेहतर लगा हमारे यहाँ डालना। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से इस बार इस अगस्त में तैयार हुए। लगभग एक सप्ताह तक हम भी परेशान थे, हमें भी शुरुआत में दिक्कत थी कि घर पे भी, मतलब अपने घर पे भी मारपीट चालू कर दिया था, सेंटर पे भी जो डाइनिंग टेबल उठा के फेंक देना, बड़ा आसान नहीं था उसको मैनेज करना। तो अब एक सप्ताह लगा उसको एकदम बिहेवियर नॉर्मल होने में। कैसे? क्योंकि इसकी फूड हैबिट बहुत गड़बड़ थी। घर पे जो चिप्स और थम्स अप कोल्ड ड्रिंक खाना पीना उसको जरूरी था, चीज पराठा खाना जरूरी था, और पनीर तो चाहिए चाहिए, और चिकन चाहिए चाहिए। यहाँ पे ना चिकन है, पनीर सप्ताह में एक दिन का है, और कोल्ड ड्रिंक तो बंद ही है, चाय बंद ही है, टोटल शुगर है ही नहीं, खाने से हटा दिया शुगर। और ये सब अर्पिता जी ने हम लोग को गाइड किया था, जब हम लोग चालू कर रहे थे तो उन्होंने पूरा गाइड किया था कि क्या क्या प्रोसेस होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए। हमने अपने हिसाब से उनके गाइडेंस को मेंटेन, थोड़ा अपने सिचुएशन के हिसाब से ट्वीक कर लिया। तो 1 वीक लगे उसको बिहेवियर को मॉडिफाई होने में। और ये होता है जब भी ऐसा कोई चैलेंजिंग आता है। अब वो आलू के अलावा कुछ और नहीं खाता था, अभी 1 महीने पहले तक की बात बता रहा हूँ। अभी बीन्स की सब्जी खा रहा है, तरीका नहीं होता कि टेकन एडवांटेज, माँ बाप का एडवांटेज लोग लेते हैं, बच्चे लेते हैं, दे नो हाउ टू मैनिपुलेट। उसका कोई ऑप्शन ही नहीं दिखता, जो दिया गया वो खाता है। तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो अंदर से आती है ना, वो तब आती है जब आप अपने बेटे या बेटी को अपने से अलग करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स एवरीवन ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। और किसी को कुछ और हेल्प चाहिए तो इसमें अभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, टाइम है, 2-3 मिनट टाइम बचे हुए हैं अभी 12:30 होने में। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं बरेली से उत्तमदीप बोल रही हूँ। जी आप पहले भी आई हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो ज्वाइन करती हूँ। और जैसे अभी अर्पिता मैम ने बताया था, एक 50 ईयर की लेडी का उन्होंने दिखाया था कि इसको ये काम करवा रहे हैं, है ना, जो कि उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है, हमें दूसरे तरह के काम करने चाहिए। बट मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे एक बच्चा मेरे पास आ रहा है, वो 20 ईयर्स का है, बट हाइपर है, जैसे अभी आप बता रहे हैं, जब वो एकदम हाइपर हो जाता है, अगर उसको कुछ हम नया चीज करवाना चाहते हैं
जैसे हाउस होल्ड थिंग्स मैं करवाती रहती हूँ, चीजें समेटवाती रहती हूँ, ये करती रहती हूँ, कपड़े डालना, डस्टिंग करना, ये सब चीजें करवाती हूँ। बट अगर कुछ नहीं करना उसको तो नहीं करना, थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा उसको जबरदस्ती करते हैं तो वो मारपीट पे उतर आता है। तो ये किस तरह से उसको वो करा जाए? नहीं नहीं, उस फिर लेवल पे पहुंचना ही नहीं है कि जब वो मारपीट पे आए। हाँ, उसको नहीं वही पहले मैं कह रही जैसे हूँ ना, फिर उसको फिर हार के हमें वही चीजें देनी पड़ती हैं जो वो देना नहीं ऑलरेडी है, करता है। नहीं नहीं देना नहीं है उसको। रूम जब मारपीट वाले पे आए, जिस टाइम पे आए, तो उसके लिए अकेला छोड़ना एक तरीका होता है। उसका रूम एक अलग रखना पड़ेगा। आपके पास रूम नहीं है तो क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको मेल्ट डाउन रूम बोलते हैं, मेल्ट डाउन रूम। तो वो करना ही पड़ेगा। जब भी जिसको हो उसको उस रूम में डाल दिया जाए। उसमें कोई डैमेज करने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, स्विच तोड़े या शीशा तोड़े ऐसा नहीं होना चाहिए। डाल के बंद कर दीजिए। उसके बाद धीमे से खोल दीजिए, फिर उसके बाद अपने आप नॉर्मल होके बाहर आ जाएगा। मैं सर आपको वो कुछ एक्टिविटी, हाँ हाँ, बताइए। तोड़ फोड़ वाली वो नहीं करता है, बट सामने जो भी बच्चा बैठता है उसको जरूर चपत लगाता है। जैसे हाँ, चपत लगा, उसकी चोटी खींचना करना, ये काम करता है, और सामने तोड़ फोड़ बैठना, वाले नहीं। सामने बैठना क्यों है? हाँ, नहीं नहीं, हाँ, ये पता ही नहीं होता ना वो कब एकदम से ऐसा हो अच्छा। जाएगा, तो तो ये उसके नहीं लिए पता होता है ना। हाँ, उसका एक जो वर्क एरिया है पहले तो अलग से चालू करना पड़ेगा। वो सब ग्रुप एक्टिविटी नहीं कर सकता है अभी फिलहाल। आप जो है उसको, जैसे एक टेबल है, टेबल पे काम करना है। टेबल पे काम से उसका सारा रख दिया, और दोनों साइड जो है भाग के ना जाए इसके लिए चेयर ब्लॉक कर दी, और पीछे से दीवार रहे। यानी कि इसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया कि ही के ना। और जो इंस्ट्रक्टर है वो सामने भी 1-on-1 ही चलेगा, उसके साथ वो सामने बैठेगा। और वो काम जो आप करा रही हैं जो उसके लिए अनकंफर्टेबल है, और इंस्ट्रक्टर उसके हाथ की रेंज में नहीं आना चाहिए कि हाथ से पर से मार दिया, थोड़ा दूर होना चाहिए। कई बार एक बच्चे के साथ दो दो लोग लगते हैं। कई बार जब सिखाने का प्रोसेस होता है, दो बच्चे लगते हैं मारपीट वालों के साथ, कि एक एक काम दे रहा है, दूसरा दूसरा। अब ये दिख रहा है उसको फिजिकली, ही फाइंड्स दैट सामने दो लोग हैं, ही कैन नॉट हिट। तो उस टाइम पे वो काम करेगा। फिर उसका अपना टाइम, मी टाइम उसको देना पड़ेगा। मी टाइम के बाद जो है दोबारा जब वो आएगा फिर से वही काम कराना होगा। अगर उस दिन उसका मूड नहीं है तो वो काम करने के कराने की कोई जरूरत नहीं है। और बच्चे को सामने रहना ही नहीं है, उसके साथ कोई बच्चा रहना ही चाहिए इस टाइम। जब तक कि उसका बिहेवियर मॉडिफाई नहीं हो रहा है तब तक बच्चा नहीं रह सकता उसके साथ। देखिए, मैं नहीं वही स्पेशल के एजुकेटर नहीं हूँ, लेकिन ये सारे तरकीब मैं देख देख कर सीख गया। हाँ जी, मेरी हाँ वाइफ जो है स्पेशल एजुकेटर है, उसी ने सारा कुछ स्टेब्लिश करती है जिस टाइम ऐसी सिचुएशन आती है। हाँ हाँ, नहीं वो तो हम भी इस तरह से करते हैं, बट वही मैं कह रही ना, फिर उसको जो वो अभी तक करता आ रहा है, जैसे ब्लॉक्स लगाने, ये करने, अगर वो चीज दे दी जाए तो फिर वो बहुत खुश हो जाता है। कितने नया साल का काम है? नहीं कुछ सीखना चाह रहा वो ना, तो कितने ये साल का चीज है? है। कितने साल 20 का है? ईयर्स का, 20 ईयर्स का है। नहीं नहीं, उसको ये सारे काम नहीं देने हैं। मैं आपको थोड़ा सा हाँ वो दिखा देता हूँ, एक वीडियो। मैं अपने एक जो ग्रुप है पेरेंट, जिसके जिनके जिनके बच्चे हमारे यहाँ पे आते हैं। देखिए, ये मेरा बेटा है जो कि अभी साइकिलिंग कर रहा है। ये हमारा रेजिडेंशियल फैसिलिटी है जहाँ पे वो साइकिलिंग, रोज शाम का इसका शेड्यूल है साइकिलिंग का। हम तो इसी को देख के खुश हो जाते हैं। ये खुश है। अगले पे आते हैं। ये है मनस्वी, जो कुछ काम नहीं करना चाहता, कुछ काम नहीं करना चाहता, इंटर पे बस घूमता रहेगा। अब बैग, अब ये डब्बा लेकर के नीचे जा रहा है बेचने। जो उसके इतना इतना शायद वो भी नहीं है। ये 4वीं है। हम लोग ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहे हैं, जो कि बैग्स को ब्लॉक प्रिंटिंग करके सेल पे हमारे ई-कॉमर्स साइट पे सारे कुछ पड़ गए हैं। प्रोसेस भी पड़ गया है कैसे डाला जाता है। ये जो है रिसेंट है, अभी आया है। इसको सीपी भी है और ऑटिज्म भी है। और ये बिल्कुल भी इसकी ग्रिप नहीं है। ब्रश नहीं करना जानता, खाना खाने में दिक्कत दे रहा था। लेकिन अभी इसका जो है इस लेवल पे हो गया कि टीचर का हैंड देखिए, टीचर का हाथ साथ में है कि गलत जगह ना ठप्पा मार दे। ये तो थोड़ा हाई फंक्शनल है, बट स्टिल ही नीड्स सम सपोर्ट। इसका देखते हैं। अच्छा, ये सारे काम जो अभी बहुत बेसिक वाले काम वो करता है, कोई ऐसा सभी लोग कराते ही होंगे, सारे बेसिक के काम है। ये हमारे बैक प्रिंट है। आजकल हम लोग का बैक पे फोकस है। ज्वेलरी भी था, पहले ज्वेलरी सेट करके बैक पे हो गया कि जब जिसकी डिमांड होती है हम उस पर करते रहते हैं काम।
ये सिजोफ्रेनिक है एडल्ट सौमित्रा। इनका जो है बार बार बाहर भागने का इशू होता है। इनको हम लोग कुछ ऐसे काम में लगाया हुआ है जिससे कि वो उनको भी लगे कि हाँ कुछ अचीवमेंट कर रहे हैं। ये छोटा, ये अपना मनस्वी है जो कोई काम नहीं करना चाहता, उससे काम कराते हैं हम लोग। सर मैं भी यही सब करवाती हूँ बच्चों को, बहुत अच्छे से सब कर रहे हैं। मैं अपनी बेटी का भी आपको वीडियो, मेरी बेटी भी के साथ भी प्रॉब्लम है, उसके भी भेजूंगी। उसको मैं कुकिंग में इतना एक्सपर्ट कर रही हूँ, आप देखिएगा कितने अच्छे से वो सब फुलके बना रही है और आटा वगैरह गूंद रही है, कर रही है। बस मुझे वेरी इसी बच्चे के साथ इशू आ रहा है, बाकी मैं सॉल्व हो आपको जाएगा, भी। सॉल्व हो जाएगा, वो भी सॉल्व हो हाँ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस। अब ये देखिए, ये अभी हमने प्रोसेस बनाया है कि कैसे ब्लॉक प्रिंट से पहले कलर का प्रोसेस कर रहा है। मैं थोड़ा जितने की पास करता हूँ क्योंकि वीडियो ये है आदित्य, जो मैंने थोड़ी देर पहले किया था, मारपीट किया था, वो रेजिडेंशियल में आ गया है। अब इसलिए इंटेलिजेंट बहुत है, इंटेलिजेंट बहुत है, इतना इंटेलिजेंट है कि उसके के साथ साथ खुराक भी गड़बड़ करता है, तो उसको हमेशा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट डालना पड़ता है। ये थर्मोकोल डाल रहे हैं सब बैग के अंदर, जिससे कि ब्लॉक प्रिंटिंग के टाइम में पड़ा रहे। थर्मोकोल बोलते क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन यूनिट है हमारा, यानी कि यहाँ से समझा और बढ़ाया आगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। और काफी स्टूडेंट्स को हम लोग एप्रेंट बनाते हैं क्योंकि कपड़े खराब कर लेते हैं। हाँ, अब ये सुखाने जा रहा है, ब्लॉक प्रिंटिंग हो गई, अब ये सुखाने जा रहा है। झुक के रखेंगे, आराम से रखो बैग को, झुक के रखो। अब ये चारवी है, ये भी अब थर्मोकोल है, दोनों को निकालने जा रही है। चार उधर से लौट रहा है, इधर सूख रहा है। अब यहाँ से कलेक्ट करेंगे, सूख गया है, अब कलेक्ट कर रहे हैं। और ये बैग बहुत ही सस्ते में निकालते हैं। नॉर्मली अब बिना ब्लॉक प्रिंटिंग के इस बैग की परसीड वैल्यू मार्केट में, हम इसको बैग प्रिंटिंग वगैरह करके 75 रुपीज में देते हैं, और 5 बैग लेने पे 300 रुपीज। वेबसाइट में हमारे पड़ा है 360। अब ये हम लोग 5-5 बैग को पैक करते जाते हैं। 5 बैग को कैसे पैक, 5 का पहले किया, काउंट किया, 1 2 3 4 5 नीचे रखता है, तब एडॉप्टिव जिप बना के उसमें हमने अपना लीफलेट डाला, बॉक्स में रोल किया, ये है जो पैक हो जाएगा। अभी काफी कुछ काम में सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में। दैट इज हाउ जो हाइपर एक्टिविटी, काम ना कहना ना मानना, अपना एक टाइम के बाद एंग्जाइटी चालू हो जाती है एक उम्र के बाद कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मेरे दोस्त ये कर रहे हैं, मेरा भाई ये कर रहा है, मेरा बहन ये कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये भी आइडेंटिफाई हो जाता है। उसको भी दूर करने में मदद करते हैं कि हाँ कुछ कर रहे हैं और पैसा मिल रहा है। बट सर थोड़ा सीवियर बच्चों के साथ तो ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बाकी जो आप कहिए मॉडरेट या जो बॉर्डर लाइन बच्चे हैं उनके साथ तो इतनी दिक्कत नहीं है, बट जो सीवियर बच्चे हैं उनके साथ है प्रॉब्लम। सीवियर को वर्ड को और हाई फंक्शनल वर्ड को अब चेंज किया गया है। वन इज हाई सपोर्ट नीड एंड सेकेंड इज लो सपोर्ट नीड। तो सीवियर का मतलब बताइएगा तो मैं इसको समझ पाऊंगा। नहीं वही मैं कह रही हूँ ना सर, जब मॉडरेट बच्चे हैं उनको जो समझाओ करो तो वो थोड़ा समझ रहे हैं कि हमें इस तरह से काम करना है या जो भी करना है, जैसे आप भी सिखा रहे हो मैं भी सिखा रही हूँ। बट जो जिस बच्चे की मैं बात कर रही हूँ वो बिल्कुल आप क्या कहें मैं क्या कहूँ कि बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना करना, और अपने में ही वो है। एक तो उसको सिजियोर की प्रॉब्लम है कि पता ही नहीं लगता कब उसको फिट पड़ जाते हैं चीजें, ये भी चीजें साथ साथ चल रही है ना, तो इसी वजह से उस हाँ, बच्चे उसको के अकेले साथ नहीं छोड़ सकते, इसमें हाँ, जैसे भी वात्सल्य और है। ज्यादा उसको हम मतलब कि कह भी नहीं सकते कि बार बार कि इस तरह से ये तुम करो ये फिर करो, पता नहीं क्या चीज होगा। बिल्कुल यही चीज है, इसी वजह से दिक्कत आ रही है। एक अदरवाइज हमने तो बाकी तो लास्ट वीक में एक हमने डॉक्टर हिना पटेल को इनवाइट किया था वेबिनार के लिए। तो
मुझे लगता है कि सीजर्स और इस तरह के इश्यूज को दूसरे ढंग से, मतलब जो एनर्जी ट्रांसफर के थ्रू भी डील करने का एक ऑप्शन होना है, जहाँ पे सारे जो साइंस है वो फेल हो रहा है, यानी कि जो हमारी थेरेपीज हैं वो सब काम नहीं कर रहे, सारे तरीके फेल हो गए। तो एक बार वो मेरा ख्याल है उसको भी देखा जा सकता है, डॉक्टर हिना पटेल का। नेचुरल सर, जो हम सिखाते हैं अगर उसको फिर से सीजर प्रॉब्लम आ जाती और बहुत जबरदस्त आता है, वो फिर बैक हो जाता है बच्चा, बिल्कुल बैक हो जाता है। हाँ, वही चीज है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा बहुत वो हो रही हैं कि कैसे इन बच्चों के साथ, और न भाई है भी बाकी इन बच्चों को भी कुछ करवाया जाए, बट वी आर हेल्पलेस। सब मेनी टाइम्स वी आर हेल्पलेस। लेकिन मेरा ख्याल है कुछ नॉन कन्वेंशनल थेरेपीज आपको सोचना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको बताया डॉक्टर हिना पटेल का। वो भी जिसको जिसको ऐसा है कि इस तरह की सारे चैलेंजेस हैं और कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, दे कैन सर्टेनली गो फॉर डॉक्टर हिना पटेल्स एडवाइस। तो शी डज थ्रू एनर्जी transfer while your son is sitting or ward is sitting at your place. She does lot of work on that and she does scientifically. तो इसलिए मुझे लगा कि सही है। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, और किसी का कुछ क्वेश्चन है? क्योंकि अब टाइम थोड़ा सा ओवर शूट हो रहा है और मैं उसको दे सकता हूँ। थैंक यू। और मैंने सबको नंबर डाल दिया है चैट बॉक्स में। इतना ज़्यादा अवेलेबल मैं नहीं हो पाता हूँ हर बार, तो मैसेज डालकर आप मेरे से चैट बॉक्स में बता सकते हैं रेफरेंस दे करके। और जल्दी हम और थोड़ा टेक्नोलॉजी और एडवांस करेंगे, जिससे कि चैट बॉक्स, मेरा जो व्हाट्सअप मैसेज है वो अपने आप ऑटो रिप्लाई देता रहे। और टेक्नोलॉजी के भरोसे मैं कई लोगों तक पहुँच सकता हूँ एक साथ ही, अदरवाइज तो नॉर्मल तरीके में, तो कन्वेंशनल तरीके से नहीं हो सकता है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।